दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हम आने वाले वक्त में प्रोग्राम बनाते समय करेंगे। सिर्फ इतने ही ऑपरेटर्स नहीं होते सी प्रोग्रामिंग में जितने कि हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनका जिक्र हम बाद में वक्त आने पर ही करेंगे। अभी दोस्तों बोर्ड पर हमने यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं। यहाँ सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है ऑपरेटर्स इन सी। इनमें है एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, वाकिफ हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर प्लस। तो ये जो प्लस होता है ये अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म करता है। फिर माइनस है जो अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये एस्ट्रिक्स का सिंबल बना हुआ है। तो ये जो एस्ट्रिक्स है ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करता है जैसा कि हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स में ये इनटू मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया करता था। फिर यहाँ पर दोस्तों डिवीजन के लिए इस स्लैश का इस्तेमाल होता है। ये डिवीज़न का ऑपरेटर है। और फिर ये है दोस्तों मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिससे आप लोग अभी परिचित नहीं है। ये सी प्रोग्रामिंग का ही एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। तो इसकी वर्किंग कैसी होती है इसको हम आने वाले समय में अभी कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर एक और तरह के ऑपरेटर्स का जिक्र किया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला एक ऑपरेटर है जिसमें दो एंड के सिंबल बने हुए हैं। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। फिर ये लॉजिकल और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने डबल पाइप्स का यूज़ किया हुआ है। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर हो गया। फिर दोस्तों ये है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये तीनों ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस चीज़ को अभी हम कुछ ही देर बाद एग्जाम्पल्स के ज़रिए पूरा अच्छे से समझ लेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों हमने जिक्र किया है रिलेशनल ऑपरेटर्स का। तो यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये है दोस्तों ग्रेटर देन का ऑपरेटर। फिर ये है लेस देन ऑपरेटर। फिर ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर। ये है लेस देन और इक्वल टू। ये है इक्वल टू का ऑपरेटर और ये है नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। तो अभी दोस्तों जस्ट आप एक बार इनको निगाह में उतार लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के ज़रिए इनको अच्छे से गहराई से डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों वन बाय वन हम हर एक ऑपरेटर पर यहाँ गहराई से नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, अभी उनमें सबसे पहला है हमारे पास ये प्लस। तो दोस्तों ये अर्थमेटिक एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो हम प्लस का काम देखते हैं वही काम यहाँ पर ये प्लस भी हमारा करता है। इस प्लस को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, एज ए बाइनरी ऑपरेटर भी और एज ए यूनरी ऑपरेटर भी। जैसे अगर हमने लिख दिया 3 + 5 तो ये प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया दोस्तों। ये प्लस तो एक तरह से हमारा ऑपरेटर है। और 3 और 5 ये दोनों हैं ऑपरेंड्स। तो यहाँ अगर हम इस प्लस को देखें तो ये दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। कैसा ऑपरेशन? एडिशन का ऑपरेशन। 3 + 5 करके ये हमको 8 दे देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ऐसे ऑपरेटर को हम कह देते हैं बाइनरी ऑपरेटर। वहीं इस प्लस की एक खासियत और भी है, ये प्लस यूनरी ऑपरेटर की तरह भी काम कर सकता है। मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया +7। तो यहाँ दोस्तों ये जो प्लस है ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम कर रहा है जो कि है 7। तो यहाँ पर ये प्लस एज ए यूनरी ऑपरेटर काम कर रहा है। यूनरी ऑपरेटर यानी कि ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम करे। तो ये क्या कर देगा? तो ये 7 को पॉजिटिव नंबर की तरह रिप्रेजेंट करने का हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 7 है एक पॉजिटिव नंबर है। वैसे तो सी में अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ 7 भी लिख देंगे
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों ये था प्लस अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर। और भी ऑपरेटर हैं हमारे पास यहाँ पर, उनको भी हम वन बाय वन देखते चलते हैं। अगला है दोस्तों माइनस। ये अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। अगर हमने लिख दिया 5 - 3 तो हमको ये रिजल्ट दे देगा 2। इससे जो इवेल्युएट होकर वैल्यू आएगी वो आएगी 2, जैसा कि नॉर्मल हम मैथमेटिक्स में देखते हैं। यहाँ ये माइनस एज ए बाइनरी ऑपरेटर काम कर रहा है, इसको भी हम एज ए यूनरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया -9, तो ये 9 एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस एज ए यूनरी ऑपरेटर काम आया और यहाँ पर ये माइनस एज ए बाइनरी ऑपरेटर काम आया। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेटर दोस्तों हमने देखा है ये एस्ट्रिक्स। इसको हम कहते हैं एस्ट्रिक्स। यहाँ पर ये एस्ट्रिक्स क्या काम करता है? तो ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर की तरह काम आता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं 3 × 6, 3 का 6 से मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं 3, फिर ऐसा क्रॉस और फिर लिखते हैं 6। सी में जब हमको मल्टीप्लिकेशन कराना होगा तो हम इसी चीज़ को ऐसे लिख देंगे 3 * 6। तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर बन गया हमारा। ये जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ये जो एस्ट्रिक्स है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर की तरह यहाँ पर काम आएगा दोस्तों, क्योंकि इसको हमेशा 2 ऑपरेंड्स तो चाहिए ही चाहिए। ये एज ए यूनरी ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा, इसका रिजल्ट भी हम देख लेते हैं। इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा 3 × 6 जो कि होता है 18। आगे बढ़ते हैं अब आती है बारी दोस्तों डिवीज़न की। तो जैसा कि ये एक ऑपरेटर है, ये डिवीज़न के लिए यूज़ होगा, ये स्लैश ऑपरेटर है। तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर की तरह ही बस काम आता है। अगर हमने लिख दिया 4/2 तो हमको ये रिजल्ट में दे देगा 2। इस 4 को 2 से डिवाइड कर देगा तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2। तो ये स्लैश एज ए डिवीज़न ऑपरेटर काम आता है डिवीज़न ऑपरेटर। और ये एक बाइनरी ऑपरेटर की तरह हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एज ए यूनरी ऑपरेटर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमारा चौथा अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देखा। एक और ऑपरेटर है दोस्तों हमारा मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। ये थोड़ा सा नए टाइप का ऑपरेटर है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स की दुनिया में हमको देखने को नहीं मिलता। तो सी के अंदर इस ऑपरेटर का क्या काम है, आइए उस चीज़ को समझते हैं। तो इसका नाम पहले तो हम लोग जान लें, ये है मॉड्यूलर डिवीज़न ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, आइए इसको जानें। तो अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है 5 मॉड्यूलर डिवीज़न ऑपरेटर 2, तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा, इस चीज़ को समझते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि ये जो मॉड्यूलर डिवीज़न ऑपरेटर है हमारा, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया, बाइनरी ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों? तो बाइनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर इस मॉड्यूलर डिवीज़न ऑपरेटर को या किसी भी बाइनरी ऑपरेटर को अपना जलवा दिखाना है तो उसको 2 ऑपरेंड्स वहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ हमने लिखा हुआ है 5 मॉड्यूलर डिवीज़न ऑपरेटर 2। तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा? तो ये क्या करता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये 5 को 2 से डिवाइड करता है। 5 को ये 2 से डिवाइड करेगा। अगर हम किसी भी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न करने के बाद हमको 2 रिजल्ट्स मिलते हैं। एक तो हमको मिलता है कोशेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भागफल, और एक मिलता है हमको रिमाइंडर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शेषफल।
तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको दो वैल्यूज मिलती हैं। एक तो क्वोशंट तो हमको मिलता है दोस्तों 2, जो क्वोशंट की वैल्यू हमको मिलती है वो तो मिलती है 2, और रिमाइंडर हमको मिलता है 1। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, 5 को 2 से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर हमको सीधा सीधा कैलकुलेट करके दे देगा, यानी कि इससे हमको आंसर मिलेगा 1। इस ऑपरेशन से हमको रिजल्ट मिलेगा 1। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हमने मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा 13 मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, और हमने लिख दिया यहाँ पर 5, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ इस 13 को ये 5 से डिवाइड करेगा, तो क्वेश्चन तो आता है 2 और रिमाइंडर आता है 3, तो सीधा सीधा हमको रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे देगा 3, तो इससे हमको रिजल्ट मिलेगा 3। अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिखा 40 मॉड्यूलर डिवीजन 45, 40 मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर 45, अब जब हम 40 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन तो इसमें 0 टाइम्स जाएगा, तो क्वेश्चन तो 0 मिलेगा, और 40 पूरा का पूरा एज ए रिमाइंडर हमको मिल जाएगा। तो ये मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर है दोस्तों, ये बड़ा ही काम का ऑपरेटर है। आगे जाकर हम इसका देखेंगे कि कई प्रोग्राम में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। तो ये एक नया ऑपरेटर है और आप लोग इसको सीख लीजिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अभी हम इतने देख रहे हैं, और भी दोस्तों ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर सी में, पर उनको धीरे धीरे वक्त के साथ ही हम उनसे मुखातिब होंगे। अब आइए दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा बूलियन अलजेब्रा का। जैसे कि दोस्तों हमारी सिंपल अलजेब्रा होती है, उसी तरह से एक अलजेब्रा होती है जिसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी दो बातें होती है, जैसे कि हमारी नॉर्मल अलजेब्रा में होती है। एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो बूलियन अलजेब्रा में भी यहाँ दो बातें होंगी, एक तो होंगे वेरिएबल और एक होंगे कांस्टेंट। वेरिएबल वो जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाए उनको कहते हैं हम वेरिएबल, जिनकी वैल्यूज वेरीज कर जाती हैं उनको हम पुकारते हैं वेरिएबल नाम से। कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यूज को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कांस्टेंट की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकती। तो ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल्स को जब हम सिंपल मैथ्स पढ़ते हैं तब भी हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो अमूमन हम अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर लिया करते हैं, जैसे एक्स वाई, कुछ इस तरीके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके ज़रिए हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी हम जब भी वेरिएबल्स का जिक्र करेंगे तो यहाँ भी हम वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स के नाम हम लोग कैसे रखते हैं। अब यहाँ जो बूलियन अलजेब्रा होता है तो उसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो सिर्फ दो कांस्टेंट होते हैं। हमारे नॉर्मल अलजेब्रा में मैथमेटिक्स के अंदर तो कांस्टेंट कई सारे हो सकते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, उधर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं कि कई सारे हमारे पास नंबर होते हैं जिनको हम कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। पर बूलियन अलजेब्रा के अंदर सिर्फ दो ही कांस्टेंट यहाँ पर होंगे, और वो जो दो कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कांस्टेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। तो सीधी सी बात है कि जो बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबल्स होंगे वो भी अपने पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ रख सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर कोई वेरिएबल है, मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएबल है जो बूलियन वेरिएबल है, और मान लेते हैं हम वो वेरिएबल है x, तो यहाँ इस x की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। क्योंकि जब यहाँ कॉन्स्टेंट्स ही दो एग्जिस्ट करते हैं तो वेरिएबल भी अपने पास ये दो ही वैल्यूज़ रख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पर एक वैल्यू रखेगा। तो ये होता है बूलियन अलजेब्रा। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, ये इन बूलियन वैल्यूज़ पर ही हम परफॉर्म करते हैं।
जो ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज़ होती हैं उन पर ही हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सी के अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले एक पूरा चार्ट देखा था, तो हमने उसमें 3 ऑपरेटर्स देखे थे। तो सी के अंदर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो आइए उन ऑपरेटर्स की वर्किंग पर हम नज़र डालते हैं, एक एक बार उन ऑपरेटर्स को हम निहार लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं हमारे सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर पर। तो सबसे पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यहाँ सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे वो होगा ये वाला, 2 बार इस तरह से एंड का निशान। कुछ इस तरह से हम 2 बार ये एंड लिख देंगे तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का सिंबल हो जाएगा। आमतौर पर जब आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो इसके लिए आपको अलग अलग सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये वाला या फिर ये वाला, डॉट से भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। सी के अंदर हम इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है दोस्तों, ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। इसको ऑपरेट होने के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए। 2 ऑपरेंड्स होंगे तभी अपना जलवा बिखेर सकता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये हो गया हमारा एक बाइनरी ऑपरेटर। अब ये काम कैसे करेगा उस पर आने से पहले एक छोटी सी बात का और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। सी के अंदर ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 का यूज़ करते हैं और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 का। तो सी में, सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब कभी भी अगर फॉल्स की बात आती है तो फॉल्स की वैल्यू होती है 0। फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के द्वारा, ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के द्वारा। और भी कुछ बातें होती हैं जिन पर हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ अभी इस वक्त हमारे जो जानने की बात है वो ये है कि फॉल्स के लिए 0 को हम यूज़ करते हैं और ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, हम एक टेबल बनाने की फिराक में है। यहाँ पर हम एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस टेबल के ज़रिए हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर की फंक्शनिंग को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ ए और बी नाम के आपको 2 बुलियन वेरिएबल्स दिख रहे होंगे दोस्तों। ये दोनों बुलियन वेरिएबल है क्योंकि हमने अभी बात की थी कि बुलियन वैल्यूज़ पर ही लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ए और बी के ऊपर हम यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि ए और बी बुलियन वेरिएबल्स हैं तो सीधी सी बात है, इनकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती है। या तो ए की वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, उसी तरह से बी की वैल्यू भी ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। अब हम इस टेबल में एंट्रीज फिल कर देते हैं क्योंकि इसकी भी 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, ट्रू फॉल्स, इसकी भी 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, ट्रू फॉल्स। तो इन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं वैल्यूज़ के, अगर हम उसकी बात करें तो वो होंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स हैं, ए की भी 2 पॉसिबल्स हैं वैल्यूज़ और बी की भी 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो इनके जो टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो बनेंगे 2 × 2 जो कि हैं 4। उसी तरह से दोस्तों अगर 3 वेरिएबल्स यहाँ पर होते हैं तो उनके टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, तो 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो अभी हम 2 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन बनाकर जितने पॉसिबल यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन हम यहाँ लिखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन दोनों के लॉजिकल एंड ऑपरेशन से जो रिज़ल्ट आएगा वो देखते हैं। तो देखिए, ए की वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 0 1 1, बी की वैल्यूज़ हो सकती है 0 1 0 1। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जो टेबल में एंट्रीज हमने फिल की हैं, तो ये एंट्रीज को फिल करने का क्या तरीका है। या तो एक तरीका तो ये है कि हम मन में सोचें अलग अलग कॉम्बिनेशन, एक बार 0 0 फिर एक बार 1 0। चलो ठीक है, 2 वेरिएबल्स होंगे तब तो आप फिर भी सोच लेंगे। अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे, तब आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सोचना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये जो टेबल फिल करने का तरीका है उस पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो हमको आगे यहाँ सी प्रोग्रामिंग में इस तरह से कोई टेबल्स बनानी नहीं पड़ेगी, पर फिर भी हमको आना चाहिए क्योंकि आगे जाकर आप लोग चाहे कोई भी और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ें, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब आप लोग ट्रूथ टेबल्स इस तरह से बनाएंगे तो वहाँ भी ये चीज़ आपके बड़ी ही काम की है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक बार आप देखते चलिए।
तो ये टेबल में हमने एंट्रीज कैसे फिल की, पहले इस चीज पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये कैलकुलेट किया कि टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं। तो 2 की पावर 2, इस 2 की पावर में हमने लिख दिया जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स थे तो हमने लिख दिया 2 की पावर 2, जिससे कि हमको यहाँ रिजल्ट मिल गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गए 4, ए और बी से। अब इन एंट्रीज को किस तरह से फिल करेंगे, आइए इस चीज़ पर नज़र डालते हैं। अब आप लोग क्या करिए, इस 4 को, जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आए हैं, इस 4 को उठाइए और इस 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा 2। अब इस 2 को आप लोग पकड़ लीजिए, इस 2 के जरिए ही हम इस ए की वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को भरेंगे। तो देखिए कैसे, एक बार हम इन सारी वैल्यूज को हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए अभी तक का हम एक बार रिकेप देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है हमारे पास 4। अब इस 4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमको मिला है 2। अब हम इस 2 को देखते हुए इस ए की एंट्रीज को फिल करेंगे। 2, उस 2 को हम दिमाग में पकड़ के चलते हैं। तो 2 है तो 2 बार तो 0 और 2 बार 1। इस 2 की वजह से हमने यहाँ पर 2 बार तो 0 लिख दिया, 2 बार 1 लिख दिया। अब इस b के लिए बात कर लेते हैं। तो फिर से अब इस 2 को उठाएंगे और इस 2 को फिर से हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिला यहाँ पर 1। अब ये 1 आया, इसका मतलब एक बार 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार 0, एक बार 1। तो ऐसा करके हमने इस टेबल के अंदर ए और बी के जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे वो सारे भर दिए यहाँ पर। अब बात करते हैं इस लॉजिकल एंड ऑपरेशन से रिजल्ट जो मिलेगा उसकी। ये है दोस्तों लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसकी एक खासियत होती है कि अगर ए और बी दोनों ही ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तब ये हमको वैल्यू दे देगा ट्रू। अगर उनमें से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगी तो ये हमको दे देगा यहाँ पर फॉल्स। तो अगर हम देखें तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0। 0 यहाँ रिप्रेजेंट करता है दोस्तों फॉल्स को, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमको मिलेगा इन दोनों के लॉजिकल एंड ऑपरेशन से वो भी मिल जाएगा फॉल्स। तो ये मिल गया हमको 0। 0 यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दूं फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ है 0, यहाँ है 1, यानी कि एक फॉल्स है एक ट्रू है। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट हमको इससे मिलेगा फॉल्स। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ए ट्रू है बी फॉल्स है, मतलब एक ऑपरेंड तो ट्रू है और एक ऑपरेंड फॉल्स है, तो हमको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से फॉल्स। यहाँ देखते हैं, यहाँ एक ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है, दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू भी ट्रू है, यानी कि दोनों की ही वैल्यू ट्रू है। अगर दोनों की ही वैल्यू ट्रू है तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमको जो रिजल्ट दे देगा वो दे देगा ट्रू यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों इस लॉजिकल एंड ऑपरेशन के हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये तो थे दोस्तों 2 ऑपरेंड्स। अब ज़रा देखते हैं, हम एक टेबल और बनाते हैं और देखते हैं कि अगर 3 ऑपरेंड्स होंगे, अगर 3 ऑपरेंड्स के बीच में हमने लॉजिकल एंड ऑपरेशंस कराए हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। आइए उस चीज़ को भी समझ लेते हैं जिससे कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर की वर्किंग पर हमारी समझ और गहरी हो जाएगी। अब आइए दोस्तों 3 वेरिएबल्स को लेकर भी हम एक बार देखते हैं कि अगर 3 वेरिएबल्स के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या नज़ारा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर है ये 3 वेरिएबल्स ए बी सी और इन तीनों के बीच में हमने लगा दिया है ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो देखते हैं इस टेबल में क्या नज़ारा हमको देखने को मिलता है। इस टेबल के ज़रिए हम यहाँ 3 वेरिएबल्स के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इन टेबल में हम एंट्रीज को फिल करते हैं। तो एंट्रीज हम कैसे फिल करेंगे, तो देखिए एक बार फिर से हम उसी तरीके को फिर से यूज़ करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट वी हैव हियर। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो 2 की पावर 3 होता है 8। अब इस 8 को
यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमने 8/2 कर दिया। तो दोस्तों हमको यहाँ से मिल जाएगा 4। तो ये जो 4 है इसी को हम वेरिएबल a की वैल्यूज लिखने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये 4 का मतलब क्या? 4 का मतलब ये है कि जब भी हम a के नीचे a के कॉलम में यहाँ पर वैल्यूज भरेंगे तो 4 बार तो 0 भरेंगे, फिर 4 बार 1 भरेंगे। तो हमने यहाँ भर दिया 4 बार तो 0, 1 2 3 4, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। ये दोस्तों बस एक तरीका है जिससे कि हम टेबल में एंट्रीज को थोड़ा फास्ट भर पाते हैं। अब ये जो 4 है इसी को हम उठा लेते हैं और इस 4 को उठाकर फिर से हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमको मिल गया यहाँ पर 2। तो इस 2 का क्या मतलब हुआ? तो इस 2 का मतलब ये हुआ कि इस 2 को अब हम इस 2 के ज़रिए b की वैल्यूज़ को फिल करेंगे, b के कॉलम में वैल्यूज़ को फिल करेंगे। तो इस 2 का मतलब क्या? 2 का मतलब ये कि जब भी b में हम वैल्यूज़ फिल करेंगे तो ऐसे फिल करेंगे कि 2 बार तो 0, 2 बार 1, 2 बार तो 0, फिर 2 बार 1। तो ये 2 टाइम 0, फिर ये 2 टाइम 1, फिर ये 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। तो ये b के कॉलम में भी हमने वैल्यूज़ भर दी यहाँ टेबल में। अब इस 2 को उठाते हैं यहाँ से और फिर इस 2 को वापस 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमको मिला 1। अब इस 1 को ज़रिया बनाएंगे हम c के नीचे वैल्यूज़ फिल करने का। तो इस 1 का क्या मतलब? तो इस 1 का मतलब बस इतना है कि जब भी हम c के नीचे वैल्यू भरेंगे तो एक बार 0, फिर एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ एक बार 0, फिर एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, इस तरह से हम भरते चले जाएंगे। तो एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, 0 1। तो टेबल में हमने ए बी सी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो सारे भर दिए। ये लाइन हम खींच देते हैं ताकि ये सारे सेट हमको सेपरेट नज़र आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं दोस्तों इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब ज़रा देखिए, ए बी सी तीनों ही यहाँ फॉल्स है और इन तीनों के जो बीच में ऑपरेटर है वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो ए और बी दोनों अगर फॉल्स है तो ये हमको दे देगा फॉल्स। ए और बी के बीच में जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये हमको दे देगा फॉल्स, तो यहाँ से आया फॉल्स। फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर सी भी फॉल्स है तो ये भी हमको दे देगा फॉल्स। यानी कि इन तीनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया तो फाइनल रिजल्ट हमको फॉल्स ही मिलने वाला है। तो यहाँ भी हमको सीधी सी बात है फॉल्स ही मिलेगा, यहाँ पर भी हमको फॉल्स ही मिलेगा, यहाँ भी फॉल्स मिलेगा, यहाँ हमको फॉल्स मिलेगा, यहाँ भी हमको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अगर कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगी तो ओवरऑल रिजल्ट ही यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। यह भी फॉल्स। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ तीनों ट्रू है दोस्तों, ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा 1। ए भी ट्रू, बी भी ट्रू और सी भी ट्रू, इसलिए इन तीनों के लॉजिकल एंड ऑपरेशन से यहाँ से जो रिजल्ट मिला वो भी हमको मिल गया ट्रू। ट्रू बोले तो 1। अब आइए मित्रों रुख करते हैं अगले लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जिसका नाम है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर, इस लॉजिकल और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो ये वाला है, डबल पाइप्स। इसको कहते हैं डबल पाइप। ये होता है सिंगल पाइप और ये है डबल पाइप। कीबोर्ड पर हमारे पास इसके लिए एक की होती है और उसी से हम ये सिंबल यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए हमारे पास ये दो बूलियन वेरिएबल्स हैं और इन दोनों के बीच में हमने लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो ये जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है दोस्तों, इसकी एक खासियत और है कि ये भी कैसा है, बाइनरी ऑपरेटर। जैसा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता था उसी तरह से लॉजिकल और ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर है। यानी कि इसको भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर को भी होती थी। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो इसके लॉजिकल और
इन दोनों के बीच में अगर हम लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उससे हमको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। अब देखते हैं ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो इन दोनों के लॉजिकल और ऑपरेशन से जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। लॉजिकल और ऑपरेटर की ये खासियत होती है दोस्तों कि अगर कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट जो लॉजिकल और ऑपरेशन से हमको मिलता है वो मिल जाता है ट्रू। तो यहाँ पर इन दोनों ऑपरेंड्स में से अगर कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू हो गया, कम से कम अगर एक ऑपरेंड भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट हमको ट्रू मिल जाएगा। देखते हैं ज़रा यहाँ क्या मिलेगा। तो यहाँ ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो इन दोनों के लॉजिकल और ऑपरेशन से जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो मिल गया ट्रू। यहाँ पर ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो कोई शक की बात ही नहीं, हमको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। यानी कि लॉजिकल और ऑपरेटर से हमको हमेशा ट्रू मिल जाएगा, पर सिर्फ एक कंडीशन में हमको ट्रू नहीं मिलेगा। वो क्या होगी कंडीशन? वो तब जब दोनों ही ऑपरेंड्स फॉल्स हों, जब दोनों ही ऑपरेंड्स ज़ीरो हो तो हमको फाइनल रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। पर अगर उनमें से कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू हो जाता है तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट हमको यहाँ पर ट्रू मिलता है। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर की खूबसूरती है। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता था? लॉजिकल एंड ऑपरेटर में ये होता था कि जब सारे ही ऑपरेंड अगर ट्रू होते थे तब ही हमको सिर्फ ट्रू मिलता था। अगर कोई एक ऑपरेंड भी फॉल्स हो जाता था तो हमको ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स मिल जाता था। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल एंड ऑपरेटर के दरमियान हमने ये डिफरेंस देखा है। अब हम बढ़ते हैं, एक टेबल और हम इसकी बनाते हैं। अभी हमने दो वेरिएबल्स को लेकर ये टेबल बनाई थी, आइए अब हम तीन वेरिएबल्स को लेकर भी एक टेबल बना लेते हैं और इसकी वर्किंग को और अच्छे से जान लेते हैं। अब आइए दोस्तों, तीन वेरिएबल्स के बीच में अगर लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो क्या नज़ारा हमको देखने को मिलता है, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। ये टेबल तो आप लोग फील कर ही लेंगे। टोटल इनके कॉम्बिनेशंस आएंगे 2 to the power 3, क्योंकि है यहाँ पर 3 वेरिएबल्स, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे 2 to the power 3। अगर होते खुदा ने खास्ता यहाँ पर 4 वेरिएबल्स तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाते 2 to the power 4। यानी कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उसको हम 2 की पावर में चढ़ा देते हैं और हमको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पता चल जाते हैं। तो ये टेबल फिल करना तो हम लोग सीख ही चुके हैं जब हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के केस में भी 3 वेरिएबल्स के लिए टेबल बनाई थी। तो आइए देखते हैं कि आउटपुट में क्या नज़ारा होगा जब इन तीनों वेरिएबल्स के बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, तो उससे हमको क्या नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए उस पर हम डालते हैं पैनी नज़र। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर देखिएगा आप, इस वाले रो के अंदर ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 0। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। अगर तीनों हैं फॉल्स तो इनके लॉजिकल और ऑपरेशन से जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो भी मिल जाएगा फॉल्स। अब ज़रा यहाँ देखते हैं, ए है फॉल्स, बी है फॉल्स, सी है ट्रू। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिल जाएगा दोस्तों ट्रू, क्योंकि अगर कोई एक वैल्यू भी यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट हमको यहाँ ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया ट्रू। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी हमको मिल जाएगा ट्रू, यहाँ से भी ट्रू, यहाँ से भी ट्रू, यहाँ से भी ट्रू, यहाँ से भी ट्रू और यहाँ से भी ट्रू। क्योंकि कोई एक, इन तीनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो हमको फाइनल रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। तो मिनिमम अगर एक वैल्यू भी इन तीनों में से ट्रू हो जाती है तो फाइनल हमको रिजल्ट ट्रू मिल जाता है। यानी कि फॉल्स सिर्फ एक ही केस में मिलेगा और वो केस होगा कब? जब ए, बी और सी तीनों फॉल्स हो जाते हैं, तब हमको ओवरऑल जो रिजल्ट मिल जाएगा वो भी यहाँ पर फॉल्स मिल जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का सिंबल है। ऐसे पूरा एक डंडा है और उसके नीचे एक बिंदु है, तो इसको हम कह देते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है दोस्तों। इसकी एक खासियत है कि ये यूनरी ऑपरेटर होता है। जबकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर की एक खासियत थी कि वो बाइनरी ऑपरेटर थे, पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है दोस्तों। अब ये काम कैसे करता है इस चीज़ पर हम नज़र डालते हैं। हाँ, इस पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों से जिक्र करना चाहूँगा कि लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए हमने जो सिंबल देखा था वो था दोस्तों डबल पाई।
कुछ इस तरह से हमने उसको बनाया था। तो ये कीबोर्ड पर कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कीबोर्ड पर आखिर है कहाँ। तो आप लोग जब आपका कीबोर्ड देखेंगे तो उस कीबोर्ड में ये स्लैश के साथ इस तरह से आपको ये पाइप नज़र आएगा। ये सिंगल पाइप है, तो इस सिंगल पाइप को आपको 2 बार प्रेस करके डबल पाइप यहाँ पर लाना होगा। शिफ्ट के साथ आप लोग इस की को जब प्रेस करेंगे तो 2 बार आपको ये की प्रेस करनी होगी शिफ्ट के साथ, तो आपको मिल जाएगा डबल पाइप। और अगर एक बार प्रेस करेंगे तो मिलेगा सिंगल पाइप। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर आप इस तरह से लाएंगे। कीबोर्ड पर जब आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा नज़र आएगा, ये बीच में थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ सा नज़र आएगा। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बीच में ब्रेक होता हुआ। तो ये डबल पाइप हो गया दोस्तों हमारा। तो ये डबल पाइप इस तरह से आप कीबोर्ड पर इस पर्टिकुलर की को प्रेस करके ला सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं वापस हमारे लॉजिकल नोट ऑपरेटर की तरफ। इसको तो हम कर देते हैं अब साफ। तो दोस्तों ये लॉजिकल नोट ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है और ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम करेगा। इसको अपना जलवा बिखेरने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेटर होता तो बाइनरी ऑपरेटर को अपना जलवा बिखेरने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, पर यहाँ एक ही काफ़ी है दोस्तों। तो ये हमारा एक बुलियन वेरिएबल है, मान लेते हैं हम ए, और इस ए पर हमने ये लॉजिकल नोट ऑपरेटर लगाया है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ ए की सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो फॉल्स या फिर ट्रू। तो ये लॉजिकल नोट ऑपरेटर क्या करता है कि ए की जो भी वैल्यू होती है उसको इन्वर्ट कर देता है, उसका उल्टा। तो उसका उल्टा कैसे करेगा? अगर ए की वैल्यू है 0, अगर ए की वैल्यू है फॉल्स, तो लॉजिकल नोट ऑपरेटर ए की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, बोले तो 1। अगर ए की वैल्यू है 1, अगर ए की वैल्यू है ट्रू, 1 बोले तो ट्रू, तो लॉजिकल नोट ऑपरेटर ए की वैल्यू हो जाएगी इसकी उल्टी, जो कि है फॉल्स, और फॉल्स बोले तो 0। तो ये था दोस्तों लॉजिकल नोट ऑपरेटर। अब आइए दोस्तों रुख इख्तियार करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत एक ज़रूरी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जिनका इस्तेमाल हम सी के प्रोग्राम बनाते वक्त बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखते चलते हैं। यहाँ पर इनका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि रिश्ता बताने वाला, जो ये बताता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता बोले तो ऐसा नहीं दादा का, नाना का, फूफा का, फूफी का, चाचा चाची का। दोस्तों ऐसा रिश्ता ये नहीं बताता, ये बताता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बराबर है, कौन सी वैल्यू बराबर नहीं है। ये सारे रिश्ते हैं, बड़े छोटे के, बराबर के, ना बराबर होने के, ये सारे रिश्ते हमको रिलेशनल ऑपरेटर बताते हैं। सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर का मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, वो है हमारा ये वाला। इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। तो ये कैसे काम करता है? मान लेते हैं हमारे पास है 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x की वैल्यू है मान लेते हैं 10, और y की वैल्यू मान लेते हैं हम 5। अगर इन दोनों के बीच में हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाया तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलनी चाहिए? ट्रू मिलनी चाहिए या फॉल्स मिलनी चाहिए? ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है दोस्तों, ये 2 तरह की वैल्यूज हमको रिजल्ट में देते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू तब जब कंडीशन ट्रू होगी, जब बात ट्रू होगी तो हमको ये ट्रू दे देगा, और फॉल्स कब? जब गलत बात हो जाएगी तो हमको ये फॉल्स दे देगा। तो कैसे? x की वैल्यू 10 है, जी हाँ। y की वैल्यू यहाँ पर 5 है, जी हाँ। x ग्रेटर देन y, मतलब ये चेक करेगा, x और y को कंपेयर करेगा, तो इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेगा। तो 10 ग्रेटर देन 5, क्या 10 5 से ग्रेटर है? जी हाँ, बेशक है, 10 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, सच होगी? जी बिल्कुल। तो ये बात क्योंकि ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 5 होता है, इसलिए हमको इससे रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। तो ये हमको दे देगा ट्रू, और ट्रू का ही मतलब होता है 1।
तो हमको एक इवेल्यूएट करके दे देगा 1 यानी कि ट्रू। आइए दोस्तों रुख करते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। ये तो था ग्रेटर देन। अब देखते हैं लेस देन। हाँ, कुछ और एग्जांपल लेकर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 9, अगर हमने लिखा x ग्रेटर देन y, तो बताइए वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी? फॉल्स आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 9 है। 1 ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन तो हो जाएगी फॉल्स। तो ये हमको रिजल्ट में जो वैल्यू इवेल्यूएट करके देगा वो दे देगा फॉल्स। फॉल्स यानी कि 0। एक और एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 9 थी। अब मान लेते हैं हम x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू भी है 3। x और y दोनों की वैल्यू है 3, तो क्या x ग्रेटर देन y हमको क्या देगा, ये जानने की आइए कोशिश करते हैं। अब x ग्रेटर देन y, ये ट्रू हमको तब देता है जब x की वैल्यू y से ग्रेटर होती। यहाँ x की वैल्यू क्या y से ग्रेटर है क्या दोस्तों? नहीं, x और y की वैल्यू तो बराबर है। x की वैल्यू को हम ये नहीं कह सकते कि y से बड़ी है, बराबर है। तो बराबर अगर है तो उस केस में x ग्रेटर देन y हमको दे देगा फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू तब देता है जब x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी होती। तो ये हमको दे देगा फॉल्स, यानी कि 0। हमको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों रुख करते हैं लेस देन ऑपरेटर की तरफ। लेस देन, तो ये लेस देन ऑपरेटर कैसे काम करता है? मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है a की वैल्यू है 10, एक है b की वैल्यू है 20। हमने अगर लिखा a लेस देन b, तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी? ट्रू आएगी, क्योंकि a जो है वो b से छोटा है, क्योंकि a है 10, b है 20। 10 लेस देन 20, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास ट्रू। मान लेते हैं अगर a की वैल्यू होती है यहाँ पर 30, b की वैल्यू है 20, तब हमको क्या मिलता है? ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता? तो 30 लेस देन 20, क्या कंडीशन ट्रू है क्या दोस्तों? नहीं, 30 तो 20 से बड़ा है, तो ऐसे केस में ये हमको दे देगा फॉल्स। अब अगर हम मान लेते हैं a और b की वैल्यूज होती कुछ इस तरह से 20-20, a भी 20 b भी 20, दोनों बराबर, तब ये हमको क्या दे देगा? a लेस देन b, a 20 है b 20 है। क्या a b से छोटा है क्या? नहीं, a b से छोटा नहीं है, a b से बराबर है, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यानी कि इस बार भी इस कॉम्बिनेशन के लिए भी हमको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर? फॉल्स। तो ये था दोस्तों लेस देन ऑपरेटर। आइए रुख करते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। अगला ऑपरेटर है हमारे पास ये वाला, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर को हम कैसे लिखेंगे सी के प्रोग्राम में? तो पहले ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, फिर इक्वल टू का अलग से लगाएंगे। जबकि सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जो दोस्तों अभी तक हम देखते आते थे वो होता था ऐसा, ग्रेटर देन और फिर उसके नीचे होता था इक्वल टू। यहाँ ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए अगर आपको किसी ऑपरेटर का सिंबल लगाना है तो आपको कुछ इस तरह से लगाना होगा। पहले आप लिखिएगा ग्रेटर देन और फिर उसके बाद अलग से इक्वल टू का सिंबल आपको लगाना होगा। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास है एक वेरिएबल a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 3। तो देखते हैं a ग्रेटर देन और इक्वल टू b हमको इवेल्युएट करके क्या देता है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 3 है। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हाँ, तो जो 10 है वो 3 से ग्रेटर है। इस ऑपरेटर की दोस्तों ये शर्त होती है कि ये ट्रू कब देगा? ये ट्रू कब
तब देगा जब a की वैल्यू या तो b से बड़ी हो जाए या a की वैल्यू b के बराबर हो जाए। दोनों ही शर्तों पर ये हमको ट्रू दे देता है। तो क्या इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल हो रही है? हाँ, हो रही है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 3 है, तो a इज ग्रेटर देन b यहाँ पर हो गया हमारा, 10 इज ग्रेटर देन 3 हो गया। तो एक शर्त भी अगर कबूल हो गई तो ये हमको ट्रू दे देता है। यहाँ से हमको निश्चित ही ट्रू मिल जाएगा, ट्रू यानी कि 1 मिल जाएगा। अब देखते हैं कुछ और कॉम्बिनेशन रख के, फिर देखते हैं कि क्या हमको ये वैल्यूज देता है। मान लेते हैं अगर a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 30, तब ये हमको क्या देगा, ये इस चीज़ पर भी नज़र डाल ही लेते हैं हम। तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 30, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। क्या a b से ग्रेटर है? नहीं। क्या a b के बराबर है? बिल्कुल नहीं। यानी कि दोनों ही शर्तें यहाँ तो कबूल नहीं हुई, ना तो a b से बड़ा हुआ, ना a b के बराबर हुआ। तो फिर ये हमको क्या दे देगा? क्या ट्रू देगा? जी नहीं, ट्रू तो दे ही नहीं सकता। अब तो हमको ये क्या दे देगा? फॉल्स। तो ऐसी सूरत में हमको मिलेगा फॉल्स। फॉल्स बोले तो 0। एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ताकि हम हमारे मन में तसल्ली रहेगी कि हमने सारे ही कॉम्बिनेशन यहाँ देख लिए। अगर a की वैल्यू होती 30, अब a b दोनों दोस्तों क्या है? बराबर है। अब ज़रा देखते हैं कि ये ऑपरेटर हमको क्या रिजल्ट देता है, ट्रू देता है या फॉल्स देता है। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, या तो a b से ग्रेटर हो या a b के बराबर हो। ये दोनों शर्तें, दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल होना चाहिए। क्या एक शर्त कबूल हो रही है? हाँ, हो रही है। कौन सी वाली? इक्वल टू वाली। a यहाँ b के बराबर है, इसलिए ये ऑपरेटर हमको इस बार क्या दे देगा? ट्रू। इसलिए यहाँ से मिलेगा हमको दोस्तों ट्रू, और ट्रू यानी कि 1 हमको यहाँ से मिलेगा। तो ये था ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर। अब देखते हैं अगला, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इसको मिटा देते हैं। लेस देन और इक्वल टू, दोनों साथ साथ, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का जो ऑपरेटर होता है दोस्तों, वो कुछ इस तरह का होता है। सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर ये जो ऑपरेटर का सिंबल होता था वो ऐसा होता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। सी के अंदर अगर आपको ये ऑपरेटर लिखना है तो पहले लेस देन लिखो, फिर अलग से इक्वल टू लिखो, तब माना जाएगा ये लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर। अब देखते हैं दोस्तों ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर अगर हमारे होते दो वेरिएबल्स, एक होता a की वैल्यू ले लेते हैं हम, है मान लो 5, एक होता b की वैल्यू हमने ले ली मान लो 2। अब ज़रा देखते हैं, अगर ऐसा लिखा होता b लेस देन और इक्वल्स टू a, तब हमको क्या रिजल्ट मिलता? तो दोस्तों सबसे पहले तो समझिए कि ट्रू हमको देगा कब। ये जो ऑपरेटर है ये ट्रू हमको तब देगा जब b या तो a से छोटा हो, पहली शर्त तो क्या है, या तो b a से छोटा हो, या फिर b a के बराबर हो। दोनों ही शर्तों पर, दोनों में से अगर कोई एक शर्त भी यहाँ कबूल हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ ट्रू, दोनों तो वैसे भी एक साथ ट्रू हो नहीं सकते दोस्तों। तो या तो b a से छोटा हो या b a के बराबर हो जाए, तभी हमको ट्रू दे देगा। क्या अभी b a से छोटा है? बेशक है। b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 5, छोटा तो हुआ ही। तो हमको ये क्या दे देगा यहाँ पर? ट्रू। अब देखते हैं अगर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन होता वैल्यूज़ का, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू मान लेते हैं होती 20। अब हमको ये क्या देगा? b लेस देन और इक्वल्स टू a। क्या b a से छोटा है? नहीं, b तो 20, a 5 है, छोटा कहाँ से हुआ? हो ही नहीं सकता। क्या b a के बराबर है? a 5 ठहरा, b 20 ठहरा, बराबर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ तो दोनों ही कंडीशंस क्या हो गई दोस्तों? दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दोनों में से एक भी शर्त कबूल नहीं हुई। तो अब ये लेस देन इक्वल टू हमको दे देगा फॉल्स। और फॉल्स बोले तो होता है
शून्य, जीरो, सिफर। एक और कॉम्बिनेशन ले ही लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें A20 है, B20 है, दोनों ही बराबर हैं। अब देखते हैं ये हमको क्या देगा। तो ये हमको ट्रू कब देता है, जब B या तो A से छोटा होता है, B A के बराबर होता है। क्या B A से छोटा है? नहीं, B तो 20 है, A 20 है, दोनों बराबर है, छोटा कहाँ से हो गया? क्या B A के बराबर है? जी हाँ, B यहाँ पर A के बराबर है, B भी 20, A भी 20, दोनों हो गए बराबर। अगर दोनों हो गए बराबर है तो ये लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर खुश होकर हमको क्या दे देगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रू। इस बार मिलेगा हमको ट्रू। तो ये था लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर। अब और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला ऑपरेटर। ये है दोस्तों इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू, इस ऑपरेटर को जरा आप गौर से देखिएगा। अभी तक सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमको दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता था तो इक्वल टू के लिए हम सिर्फ एक इक्वल टू लगा दिया करते थे, जिसका मतलब ये होता था कि भाई बराबर x y, x एक अगर एक तरफ x है एक तरफ y तो भाई x y के बराबर, इस तरह से हम इसको मान लिया करते थे। यहाँ पर इक्वल टू के लिए C के अंदर आपको दो बार इक्वल टू लिखना होगा, तब जाकर ये इक्वल टू ऑपरेटर बन पाएगा। तो ये कैसे काम करेगा, आइए देखते हैं, इस पर भी नज़र डालते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक वैल्यू x, इसकी वैल्यू है 3, एक और वेरिएबल है y, इसकी वैल्यू है 3, x इक्वल टू y, ऐसा हमने लिख दिया। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है, तो हम इसको दो बार इक्वल टू वैसे तो नहीं बोलते हैं, ये होता है x इक्वल टू y, पर क्योंकि आदत हमारी पड़ी होती है इसको दो बार इक्वल टू पढ़ने की, इक्वल टू ऐसा हम कई बार इसको बोल देते हैं। तो x और y, क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर है? जी हाँ, बेशक बराबर है, x भी 3 है y भी 3 है, तो बराबर तो हुआ ही। अगर दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो ये इक्वल टू का ऑपरेटर हमको दे देता है ट्रू, यानी कि यहाँ हमको मिल जाएगा ट्रू। जरा बताइएगा, अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता, x की वैल्यू होती 5, y की वैल्यू होती 5, तब हमको क्या मिलता? मुझे यकीन है कि आपका जवाब होगा ट्रू, क्योंकि x और y दोनों यहाँ पर बराबर है। मान लीजिए अगर ऐसा होता, x की वैल्यू होती 5, y की वैल्यू होती 50, तब हमको क्या मिलता? इस बार x की वैल्यू तो 5 है, y की वैल्यू 50 है, क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, तो ये इक्वल टू का ऑपरेटर क्या कह देता? फॉल्स। तो ये हमको दे देता है यहाँ पर फॉल्स। तो ये हो गया दोस्तों इक्वल टू का ऑपरेटर। अब अगला देखते हैं, नॉट इक्वल टू। अभी हमने देखा था दोस्तों इक्वल टू ऑपरेटर, अब ये है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर कैसा होता है? पहले तो ऐसे एक डंडा खींचो, उसके नीचे एक ऐसे डॉट लगाओ। तो हमको ऐसा अलग से कोई एक डंडा खींच के डॉट नहीं लगाना, कीबोर्ड पर एक की होती है जिसमें ये ऑलरेडी बना होता है। तो हमने ये बनाया, फिर इसके बाद इक्वल टू लिख दिया, तो ये बन गया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब ये कैसे काम करेगा? इक्वल टू का एकदम उल्टा। इक्वल टू हमको ट्रू कब देता है? जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों ही ऑपरेंड्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। नॉट इक्वल टू हमको ट्रू कब देता है? जब लेफ्ट और राइट ऑपरेंड दोनों बराबर नहीं होते हैं, तभी हमको ट्रू देता है। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारे पास है एक वेरिएबल a, इसकी वैल्यू है 5, और एक और वेरिएबल है b, इसकी वैल्यू है 5, हमने लगा दिया a नॉट इक्वल टू b, तो ये हमको ट्रू देगा या फॉल्स देगा? तो अभी जैसा कि हमने बात की थी, ये ट्रू कब देता है? जब a और b दोनों बराबर नहीं हो। बराबर हो तब नहीं, जब दोनों बराबर नहीं हो तब ये ट्रू देता है। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है, क्या a और b एक दूसरे के बराबर हैं क्या? बिल्कुल है। ये तो हम आँख बंद करके बता सकते हैं कि a और b दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5 है। तो ये हमको ट्रू देगा या फॉल्स? फॉल्स देगा भाई। ट्रू तो तब देता है जब a और b दोनों बराबर नहीं होते। तो इस वाले केस में इसने हमको दे दिया यहाँ पर फॉल्स। फॉल्स बोले तो 0। अब देखते हैं कुछ और कॉम्बिनेशन अगर होता, मान लेते हैं b की वैल्यू होती 50, a की वैल्यू होती 5। अब हमको क्या मिलता? a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है। देखते हैं जरा, a b के बराबर नहीं है क्या? a की वैल्यू तो है 5, b की वैल्यू है 50। अगर हम सोचें, हाँ बिल्कुल a b के बराबर नहीं है, a तो 5 है, b 50 है।
तो फिर ये क्या दे देगा, तब ये दे देगा हमको ट्रू, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर नहीं है। अब ये देगा हमको ट्रू। तो ये थे दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर्स, हमने सारे देख लिए। इसके पहले हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसके पहले हमने देखे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इस तरह से हमने सी के प्रोग्रामिंग में कुछ इस्तेमाल होने वाले बेसिक ऑपरेटर्स को सरसरी निगाह में उतारा। सिर्फ इतने ही ऑपरेटर्स नहीं होते दोस्तों, और भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिन पर आने वाले वक्त में हम खुलकर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे ज़रूरत लगती चली जाएगी वैसे वैसे। इस लेक्चर को दोस्तों हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी से अगले लेक्चर में होती है मुलाकात। अभी मैं चाहूँगा आप सभी से इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।